हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार। आज हम एमए प्री फर्स्ट सेमेस्टर के असाइनमेंट जो तैयार करवाए जाते हैं कॉलेज के अंदर, वो कैसे तैयार करने हैं, किस प्रकार बनाने हैं, उनके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार आपको अपनी असाइनमेंट को तैयार करना है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। ठीक, तो आइए अब हम देखते हैं पहला प्रथम प्रश्न पत्र का जो सेमेस्टर है वो देखते हैं। सबसे पहले इसको देखिएगा, ठीक है, इसको कैसे तैयार करना है। तो ऊपर हेडिंग ये आएगी, इस प्रकार टाइटल आपको लिखना है। जो भी आपकी कॉलेज या मत्स्य यूनिवर्सिटी है तो जैसे उसमें राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय कर देंगे, या फिर राजस्थान यूनिवर्सिटी तो LBS जो भी कॉलेज है उसका नाम। फिर एमए प्री सेमेस्टर सेशन, जो अपना है सेशन उसी हिसाब से सेशन डाल देंगे। फिर अपना नाम, पिता का नाम, SR नंबर, मोबाइल नंबर। ठीक है, उसके आगे चलते हैं। ये तो हो गया। इसके बाद हम ऐसे शुरू करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम ऐसे शुरू कर रहे हैं। तो ये देखो, जैसे इसमें पहला प्रश्न था कि पृथ्वीराज रासो प्रमाणिकता पर विचार प्रकट कीजिए। तो उसमें हम इस पृथ्वीराज रासो के बारे में जैसे सबसे पहले हम सामान्य परिचय लिखेंगे। ठीक है, सामान्य परिचय इस प्रकार सामान्य परिचय हो जाएगा पहले। उसके बारे में जो जो मेन चीज़ें हैं वो बता देंगे। ठीक, फिर ऐसे ही आगे अगले पेज पे जैसे अलंकार कौन सा अनुप्रास है, यमक है, प्रधान रस कौन सा है, वीर रस है, श्रृंगार रस है। फिर मेन जैसे नोट लगा के चंद्रप्रदय को छंदों का सम्राट और उसकी रचना को पृथ्वीराज रासो जो उसकी रचना उसको छंदों का जायक भी कहा जाता है। ठीक है, फिर कुछ मेन जो विद्वान हैं जैसे रामचंद्र शुक्ल है, ये इतिहास नहीं बल्कि एक बड़ा काव्य ग्रंथ का पृथ्वीराज रासो को, ARC नहीं, फिर नगेंद्र से विशाल घटना कोश मानते हैं, बच्चन सिंह राजनीतिक महाकाव्य त्रासदी मानते हैं। ऐसे इनकी हमें मेन जो है नामवर सिंह, HPD, सुखसुखी संवाद, नित्यानंद, नरोत्तम स्वामी, दशरथ शर्मा, बाबू श्याम सुंदर, उदय नारायण तिवारी विशाल वीर काव्य मानते हैं। ऐसे हमें फिर पृथ्वीराज रासो की प्रमाणिकता को लेकर मत 4 मत दिए गए, जिसमें अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान, और उसके बाद द्वितीय मत में प्रमाणिक मानने वाले विद्वान आ गए। फिर तीसरे मत में अप्रमाणिक मानने वाले विद्वानों में भूलर, गौरशंकर, हीराचंद ओझा, मुंशी देव प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, मुरारी दान, मोतीलाल मेनारिया, कविराज श्यामल दास। चतुर्थ चरण, फिर ये डेफिनेशन रामचंद्र शुक्ल की। ठीक है, और ये शिवशंकर सेंगर ने चंद्रप्रदाय को छप्पियों का राजा का। इस प्रकार पहला असाइनमेंट हमारा पूरा होता है। ठीक है, अब हम दूसरा असाइनमेंट देख रहे हैं। ठीक है, दूसरा असाइनमेंट आपको ऐसे कॉलेज का नाम, MA प्री फर्स्ट सेमेस्टर सेशन, फिर अपना नाम, पिता का नाम, RS नंबर, मोबाइल नंबर, वही चीज़ें सेम डालनी है। फिर इसमें जो प्रश्न है वो क्या है, आदिकालीन साहित्य के प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। वही इसमें भी हम सबसे पहले अपने आदिकाल काव्य जिसको वीर गाथा काल भी कहा, किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इस प्रकार सामान्य परिचय करेंगे। सामान्य परिचय के बाद फिर वीररस का प्रमुख स्थान, उसके बाद कुछ उदाहरण दे दिए गए। फिर राजपूत नायक और उनके संघर्षों का वर्णन दिखा दिया गया। और उसके बाद
इसमें भाई रचनाकार दिखा दी, चंद्रप्रदायी, जयानक, दलपति विजय। चंद्रप्रदायी ने क्या लिखा? पृथ्वीराज रासो लिखा। जयानक ने पृथ्वीराज विजय लिखा, दलपति विजय, विशलदेव रासो, मीर रासो। ठीक है। फिर उसके बाद धार्मिक और नैतिक प्रवृत्तियाँ। इस काल में धर्म और नैतिक मूल्यों का भी समावेश हुआ है। कवियों ने धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष, धर्मपरायणता और राजा के कर्तव्यों का वर्णन किया गया। ओके, ऐसी विशेषताएं करेंगे। फिर लोक जीवन और प्रकृति का चित्रण। उसके बाद भाषा और शैली। कालीन जो काव्य था उसकी मुख्य रूप से अपभ्रंश और देशज भाषा में लिखा गया था। भाषा सरल थी, सहज थी। ठीक है, इन चीज़ों का उल्लेख किया गया। फिर उसके बाद देखो, ये प्रमुख रचनाकार उनकी रचनाएं। चंद्रप्रदाय ने पृथ्वीराज रासो लिखी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के शौर्य और संघर्ष का वर्णन है। फिर जयानक ने क्या लिखा? पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज चौहान की विजय का वर्णन करना था। और उसके बाद दलपति विजय, जिसने क्या लिखा? विशलदेव रासो में पढ़ गया है ना, विशलदेव के पराक्रम को प्रदर्शित करना उसका विषय था। फिर निष्कर्ष, ऐसे निष्कर्ष लिख देंगे। ठीक है, इस तरह हमारी दूसरा असाइनमेंट पूरा होता है। अब हम तीसरा असाइनमेंट तैयार कर रहे हैं, वो सेम प्रक्रिया रहेगी पूरी आगे के फर्स्ट पेज की। ठीक है, इसका पहला प्रश्न क्या है जो हमें तैयार करना है? हिंदी भाषा का उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे? अपने भाई सामान्य परिचय देंगे। पूरे विश्व में 6000 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। भाषाओं को वर्गीकरण परिवार के नाम पर सर्वाधिक प्रचलित है। विश्व में भाषा परिवारों की संख्या को लेकर विद्वानों में मतभेद हैं। ठीक है, इस प्रकार सामान्य परिचय कर देंगे। उसके बाद हम फिर क्या कहा गया कि 4 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया, यूरेशिया, अफ्रीका, अमेरिकी, प्रशांत महासागर, ये खंड। ठीक है, जो इस प्रकार है वर्गीकरण, भौगोलिक क्षेत्र और भाषा परिवार। यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया को मिलाकर यूरेशिया बोला जाता है। उसमें 10 भाषा परिवार को उल्लेख किया गया। ठीक है, जो इस प्रकार लिख दिया हमने। उसके बाद ये इसका उल्लेख करने के बाद फिर आगे आते हैं तो ये देखो, फिर भारोपीय जो परिवार भाषा के अंतर्गत 10 भाषाएं दी जाती है ना, जिन्हें 2 भागों में बांट दिया, सतम और केतुम में। ठीक, इस प्रकार ये असाइनमेंट तैयार करने हैं। फिर आगे आते हैं तो क्या कहा? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन आर्य भाषा को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का समय 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व माना जाता है। ठीक है, वेद वेदांग लिखे गए थे इसके अंतर्गत। हरदेव भारी ने वैदिक सौरव संख्या 14 मानी थी। ठीक है, फिर लौकिक संस्कृत 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व से माना गया, जिसको देव भाषा, क्लासिकल भाषा भी कहा जाता है। इसके 3 रूप है, पश्चिमोत्तरी, मध्यवर्ती, पूर्वी। ठीक, ओके। अब मध्यकालीन आर्य भाषा, इसे 3 भागों में बांटा गया। पाली प्रथम अवस्था, प्राकृत दूसरी, अपभ्रंश तीसरी अवस्था। पाली, जिसको 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी पूर्व तक समय माना जाता है। दूसरा नाम इसका विलेखी शिलालेखी लिपि भी है। इसका प्रसार कहाँ पे है? मगध, कलिंग, चीन, जापान, थाईलैंड, बर्मा में। दूसरी प्राकृत 1 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी तक समय माना जाता है। ठीक है, बोलचाल की भाषा है। जैन साहित्य इसी भाषा में रचित है। फिर उसके बाद कौन सी आती है? प्राकृत हो गई ना। राजशेखर ने प्राकृत को मीठी और संस्कृत को कठोर भाषा कहा है। ये नोट लगा के करना है। इसके 5 भेद किए गए प्राकृत के, महाराष्ट्री, शोरसैनी मथुरा में, ठीक, मागधी मगध में, अर्धमागधी और पैसाची। ठीक,
आगे आते हैं तो नोट लगा करना, प्राकृत को जैन आचार्य आर्य या आर्षि कहकर पुकारते हैं। फिर तीसरी अवस्था आती है अपभ्रंश की। ठीक है, तीसरी अवस्था कौन सी है? अपभ्रंश। 500 ईस्वी से लेके 1000 ईस्वी तक समय माना जाता है। तृतीय प्राकृत भी कहते हैं। शाब्दिक अर्थ है गिरा हुआ। अन्य नाम इसका क्या है? अवहट, अवहंस, देशी भाषा, ग्रामीण भाषा या आविरोक्ति भी कहते हैं। या आर्षि प्राकृत भाषा कहते हैं। चंद्रदास शर्मा गुलेरी पुरानी हिंदी कहते हैं। ईश्वरदास वाजपेयी निर्णय भाषा कहते हैं। 2 से 27 तक इसके भेद माने गए। ठीक है, अपभ्रंश भाषा ऐसी हो गई पूरी। ओके, आगे आते हैं। पे 4 नंबर पे हम पढ़ते हैं आधुनिक आर्य भाषा यानी खड़ी बोली हिंदी। 1000 ईस्वी से और अब तक वर्तमान समय तक संभाल जा आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ माना जाता है। सर्वप्रथम 1880 ईस्वी में हार्नले ने आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण किया। ठीक है, वर्ण और भाषाएं 4 वर्ण बताए, पूर्वी गौड़ियन, पश्चिमी गौड़ियन, उत्तरी गौड़ियन, दक्षिण गौड़ियन। और भाषाएं कौन सी? अब पूर्वी गौड़ियन में कौन कौन सी भाषा शामिल की गई? पूर्वी हिंदी, बंगला, असमी, उड़िया। कौन सी? पूर्वी गौड़ियन में 4 भाषाएं थी, पूर्वी हिंदी, बंगला, असमी, उड़िया। पश्चिम गौड़ियन में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, सिंधी, पंजाबी। ठीक है, उत्तरी गौड़ियन में गढ़वाली, नेपाली और पहाड़ी। दक्षिणी गौड़ियन में मराठी शामिल किया गया। ठीक है, ये हार्नले ने वर्गीकरण किया सबसे पहले आधुनिक आर्य भाषाओं का। फिर नोट लगा के और क्या लिखा? हार्नले ने मध्य देशीय व केंद्र के आर्यों को, यानी अपना जो देश है भारत, उसमें जो मध्य वाला जो क्षेत्र है ना वो, और केंद्र के जो आर्य हैं वो तो भीतरी आर्य कहलाए यानी अंदर के, तथा चारों ओर फैले हुए आर्यों को बाहरी आर्य कहा गया। ठीक है, यानी बाहरी सीमाओं पर जो फैले आर्य थे उनको बाहरी आर्य कहा गया, और मध्य देश के अंदर जो फैले आर्य थे उनको क्या कहा गया? भीतरी आर्य, आंतरिक आर्य। ठीक है, फिर अब हम देखते हैं मूल भाषा, मातृभाषा अपनी कौन सी है? संस्कृत। संस्कृत से वैदिक, वैदिक से लौकिक, लौकिक से पाली, पाली से प्राकृत, और प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से शौरसेनी भाषा, शौरसेनी से शौरसेनी अपभ्रंश, और अब शौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी भाषा आई अंतिम अवस्था में। एक लंबी प्रक्रिया के बाद हिंदी अपने मूल स्वरूप में उभर कर आई है, उपस्थित हुई है। ठीक है, और ये हमारा तीसरा असाइनमेंट पूरा होता है। ओके, ये चतुर्थ प्रश्न पत्र यानी चौथा असाइनमेंट है। ठीक है, ये सामान्य जानकारी कॉलेज की और एमए प्री फर्स्ट सेमेस्टर सेशन, नाम, पिता का नाम, ऐसा नंबर, मोबाइल नंबर, ये तो कर ही देंगे। उसके बाद हमारा इसमें जो हमें असाइनमेंट बनाने के लिए प्रश्न था वो क्या था? सूफी काव्य की उत्पत्ति प्रक्रिया को समझिए। ठीक है, तो मैं इसमें सबसे पहले सूफी शब्द की उत्पत्ति यानी सामान्य मन, वचन, कर्म से ईश्वर की आराधना करने वाले व्यक्ति सूफी कहलाता है। ठीक है, भारत वर्ष में सूफी मत का आगमन 12वीं शताब्दी में हुआ तथा सूफी मत का प्रसार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया। हिंदी साहित्य में सूफी काव्य परंपरा का समय लगभग 14वीं शताब्दी तक माना जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम सूफी शब्द की उत्पत्ति करेंगे, उसके बाद हम फिर देखते हैं ये सूफी जो है संप्रदाय, हाँ, इसके बारे में भारत में इसके प्रवर्तक कौन कौन थे और कौन कौन से इसके संप्रदाय हैं। तो बेसरा यानी सूफी। अब चिश्ती संप्रदाय 12वीं शताब्दी समय मानी जाती है। भारत में प्रवर्तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। सुरहावर्दी संप्रदाय 13वीं शताब्दी समय माना जाता है। भारत में प्रवर्तक कौन थे? बहाउद्दीन जकारिया। कादरी संप्रदाय 15वीं शताब्दी समय माना जाता है। भारत में प्रवर्तक बंदगी मुहम्मद गौस। ठीक है, इस प्रकार पूरा हो गया। उत्पत्ति हुई, फिर उसके बाद ये संप्रदायों की बात हुई। नक्शबंदी संप्रदाय 4वीं शताब्दी में, भारत में प्रवर्तक मोहम्मद वाकी। फिर सूफी शब्द की उत्पत्ति। भाई सूफ का अर्थ होता है ऊन, ऊन का वस्त्र पहनने वाला। सब का अर्थ होता है पंक्ति। सूफा का अर्थ चबूतरा, सूफी का अर्थ पवित्र, सोफिया यानी विदा। ठीक है, ये सूफी शब्द की उत्पत्ति के जो शब्द प्रयुक्त हुए थे उनके बारे में लिखेंगे।
उसके बाद सूफी काव्य की विशेषताओं को लिखेंगे। काव्यों का नाम नायिकाओं पर आधारित है, ठीक है। सूफी जो काव्य था उसका नाम नायिकाओं पर आधारित है, पहली विशेषता। फिर उसके बाद दूसरी भी है, इस सूफी काव्य धारा में प्रेम तत्व की प्रधानता थी। सूफियों ने लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम को प्राप्त करने पर बल दिया। लोक संस्कृति एवं लोक जीवन का चित्रण किया गया। खंडन मंडन की प्रवृत्ति का इसमें अभाव था। अधिकतर कवि मुसलमान थे, किंतु काव्यों की कथाएं हिंदू संस्कृति की कहानियों पर आधारित है। प्रकृति का मनोहारी रूप में चित्रण किया गया और गुरु को अधिक महत्व दिया गया, ठीक। ये इसकी विशेषताएं हो गई। नारी की अपूर्व शौर्य का वर्णन किया गया। सूफी रचना में रहस्यवाद मिलता है। वियोगी श्रृंगार रस की प्रधानता, प्रकृति का रागात्मक चित्रण, काव्य की भाषा ठेठ अवधि रही। सूफी मत में इस्लाम कट्टरता विद्यमान नहीं थी, ठीक है। इसकी प्रमुख प्रमुख विशेषताएं हो गई। फिर महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो ये देखो, सूफी काव्य में 37 कवियों द्वारा 55 काव्य प्राप्त हुए, यानी 37 कवि थे और उन्होंने 55 काव्य लिखे, ठीक। उसके बाद सूफियों में मजार पूज्य है। सूफी प्रेमाख्यान लिखने वाला सूफी कवि जान कवि, जिसने 29 प्रेमाख्यान लिखे, कुल 78 थे। ये महत्वपूर्ण तथ्य हो गए। सूफियों में तीर्थ यात्रा की भी मान्यता थी। आत्मा की परिकल्पना पति रूप में और ईश्वर की परिकल्पना पत्नी रूप में की गई। सूफियों ने एकमात्र स्त्री राबिया हुई जो बसरा की रहने वाली थी। ये नोट लगा के लिखना है, ठीक है। उसके आगे चलते हैं। तो सूफी वसंत काव्य में क्या क्या समानताएं थी। हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया गया। गुरु की महत्ता को, रहस्यवादी चेतना, शैतान माया रूपी तत्वों की अवधारणा, अखंड और सर्वव्यापी ब्रह्म की अवधारणा, ठीक है। सर्वप्रथम समानता क्या थी। अखंड और सर्वव्यापी ब्रह्म, ब्रह्मा को जो अखंड है, जिसके खंड नहीं हो सकते, जो सभी जगह विद्यमान है, उसकी अवधारणा दी गई। तो उन्होंने सूफी और संत ने गुरु की महत्ता को स्वीकारा। तो उन्होंने रहस्यवादी चेतना पर बल दिया। शैतान या माया रूपी तत्वों की अवधारणा को परिभाषित किया। हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। सूफी काव्यधारा के प्रमुख ग्रंथ, जिसमें सबसे पहले हंसावली साहित्य ने लिखी थी, प्रथम सूफी काव्य, ठीक है। विक्रम बेताल की कथा पर आधारित। फिर चांदायन, मुल्ला दाऊद अवधी भाषा में, लखम सेन पद्मावती, सत्यवती कथा ईश्वरदास, मृगावती कुतुबन, ठीक। उसके आगे मधुमालती मंजन ने लिखी 1545 में अवधी भाषा में मनोहर मधुमालती प्रेम कथा के समांतर प्रेमावतार संत की प्रेम कथा का इसमें वर्णन मिलता है। छिताई वार्ता जो किसने लिखी, नारायण दास ने 1590 में। ढोल और छिताई पात्र थे इसके, ठीक। हो गई प्रमुख रचनाएं। इसके प्रेमाख्यान न काव्य और उनकी भाषा। अभी राजस्थानी भाषा के प्रेमाख्यान काव्य हंसावली, लखम सेन पद्मावती कथा, माधवानल प्रेम विलास, छिताई वार्ता। ब्रज भाषा के प्रेमाख्यान दो ही मिलते हैं, रूपमंजरी कथा रूपमंजरी। अवधी के चांदायन, सत्यवती कथा, मृगावती, पद्मावत, मधुमालती, ठीक है। ये हमारा जो है चौथा असाइनमेंट पूरा होता है। ये पंचम असाइनमेंट आ गया, ठीक। जिसमें देवनागरी लिपि के मानकीकरण को लेकर के जो सुधार किए गए उनके बारे में। सबसे पहले हम देवनागरी लिपि का परिचय देंगे और परिचय के बाद फिर उसकी विकास प्रक्रिया को समझाएंगे। फिर नामकरण। देवनागरी लिपि को ही लोकनागरी और हिंदी लिपि भी कहते हैं, ठीक है। नागर ब्राह्मणों के नाम से इसे नागरी कहा गया।
और देव भाषा संस्कृत को लिपिबद्ध किया, इसलिए देवनागरी में देव शब्द जुड़ गया, तो क्या बन गया, देवनागरी बन गया। लिपि का स्वरूप बाएं से दाएं लिखी जाती है, शुद्ध रूप से अक्षरात्मक है, न वर्णात्मक बल्कि ध्वन्यात्मक है। ठीक है, ये स्वरूप हो गए। देवनागरी के गुण, देवनागरी के गुण क्या क्या है। एक ध्वनि के लिए एक वर्ण का प्रयोग, जो ध्वनि का नाम वही वर्ण का उच्चारण मूक वर्ण नहीं है। ठीक है, इसके गुण हैं। फिर जो बोला जाता है वही लिखा भी जाता है। एक वर्ण में दूसरे वर्ण का भ्रम नहीं होता। उच्चारण की सूक्ष्मतम भेद को प्रकट करने की क्षमता है। 11 स्वर हैं, व्यापक प्रयोग है। संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली की एकमात्र लिपि है देवनागरी। वर्णमाला ध्वनि वैज्ञानिक पद्धति के अनुरूप है। दोष क्या क्या है ये देखो, फिर इसके दोषों को उजागर करते हैं हम। ठीक है, इसको अक्षरों की बनावट जो है जटिल है, जिसको सीखना सिखाना कठिन होता है। 403 टाइप मुद्रण के कारण कठिनाई आती है, इसके दोष हो गई। शिरोरेखा का अनावश्यक अलंकरण, शिरोरेखा जो हम ऊपर खींचते नहीं, ये वाली शिरोरेखा, इसका प्रयोग अनावश्यक अलंकरण के लिए। ठीक है, अनावश्यक वर्ण कौन कौन से, री, फिर दीर्घ री जो संस्कृत में प्रयुक्त होते हैं, लिरी, अणे, न, स का प्रयोग। देवनागरी लिपि में तो जो सुधार किए गए, सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने 1826 में बंगदूत पत्र में हिंदी भाषा प्रयोग प्रारंभ किया था। हिंदी को आर्य भाषा कहा। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन हिंदी और देवनागरी में हुआ। ठीक, सुधार के जो प्रयास किए गए उनके बारे में लिखेंगे। फिर काशी नागरिक प्रचारणी सभा 16 जुलाई 1893 में गठित हुई थी। पहले साहित्यिक संस्था थी। इसका उद्देश्य था हिंदी का प्रचार प्रसार करना। बाबू राधाकृष्ण दास पहले इसके अध्यक्ष थे। श्याम राम और शिव यानी श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र, शिव कुमार सिंह इसके संस्थापक हुए थे। फिर हिंदी साहित्य सम्मेलन 1 मई 1910 में हुआ। मुंबई विद्यापीठ की स्थापना 1938 में। पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 में मनाया गया। नरेंद्र देव समिति गठित की गई 31 जुलाई 1947 में। सुझाव दिए गए, उन सुझावों को देखो। एक 12 खड़ी को भ्रामक बताया, अनुस्वार के लिए शून्य और अनुनासिक के लिए बिंदी का प्रयोग, छह क्षत्रिय त्रय और गे को वर्णमाला में स्थान दिया गया। ए, जय, ध, भ, ल रूपों को स्वीकार किया गया। ठीक, ये हमारी पंचम असाइनमेंट पूरा होता है इसी प्रकार। ठीक है, ये छठा असाइनमेंट जो कोई सामान्य जानकारी आपको ऐड करनी है। ठीक है, फिर इसमें जो अपने को बनाना है वो तुलसीदास के जीवन दर्शन पर निबंध लिखना है। ठीक है, यानी इसमें हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम गोस्वामी तुलसीदास का जन्म, उसकी मृत्यु, फिर जन्म स्थान, और जन्म स्थान को लेकर के जो विद्वानों में मत है, जो अलग अलग मत दिए उनको भी नोट किया है। कि बांदा जिले में जो राजापुर गांव उत्तर प्रदेश में जन्म माना रामचंद्र शुक्ल, बेणी माधवदास, शिव सिंह सेंगर ने, जबकि सोरों में एचपीडी गणपत चंद्रगुप्त और राम नरेश त्रिपाठी के अनुसार है। पालन पोषण मुनिया नामक दासी ने किया था। विवाह रत्नावली से हुआ। 5 वर्ष की आयु में बाबा नर हरिदास दीक्षा गुरु के पास आ गए थे, प्रारंभिक से यही मिली। जीवन की अलौकिक घटनाओं का वर्णन गोसाई चरित्र में हुआ। ठीक है, सामान्य जानकारी होने के बाद रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ तुलसी द्वारा हुआ। ठीक है, प्रेम में इतने आसक्त अनुरक्त थे, लिप्त थे कि पत्नी के मायके उफान पर आई नदी पार कर पहुंच गए थे तुलसीदास। ठीक है, प्रसिद्ध दोहे उनके, ये प्रसिद्ध दोहे हैं। ठीक।
लाज न आई आपको दोहरे आए साथ, और धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहो मैं नाथ। कि यानी तुम्हें लाज नहीं आई, दोहरे यानी मेरे साथ के साथ तुम यहाँ पहुँच गए, ठीक है। और धिक धिक ऐसे यानी धिक्कार ऐसे प्रेम को कहाँ, यानी क्या कहूँ मैं तुम्हें नाथ, स्वामी तुम्हें मैं क्या कहूँ। रत्नावली कर रही है ऐसा तुलसीदास से, ठीक है। फिर दोहे हो गई। दोहे के बाद में तुलसीदास के बारे में मत किसने क्या कहा। भिखारीदास सुकविन के सरदार कहते हैं, नाभादास कली काल का वाल्मीकि भक्ति काल का सुमेरु कहते हैं, ठीक है। और गिरियर्सन महात्मा बुद्ध के बाद दूसरा बड़ा लोकनायक कहते हैं। विंसेंट मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी कहते हैं। हरिओद अमृतलाल नागर साहित्य का शशि कहते हैं, ठीक है। यहाँ से तुलसी के अनुसार अनुप्रास का बादशाह, तुलसी को बादशाह कहा। रूपकों का बादशाह बच्चन सिंह ने, भगवान दीन ने, देवान सिंह परीक्षाओं का बादशाह कहते हैं। 12 ग्रंथों का उल्लेख किया ARC ने और पंडित राम गुलाम द्विवेदी ने। इसमें बड़े ग्रंथ गीतावली, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्नावली है। छोटे ग्रंथों में कृष्ण गीतावली, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्नावली, वैराग्य संदीपनी और रामलला नहच प्रमुख ग्रंथ हैं, उनका बारे में जानकारी दे देंगे। संदीपनी हो गया, ठीक है। रामाज्ञा प्रश्नावली हो गया, जानकी मंगल हो गया, और उसके रामचरितमानस हो गया, ठीक है। रामचरितमानस के जिसको रामचंद्र शुक्ल ने लोक मंगल की साधनावस्था का काव्य का रामचरितमानस को ARC ने, ठीक। फिर पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, फिर गीतावली, गीतावली के बाद विनय पत्रिका। इसमें 279 दोहे हैं। ब्रजभाषा में 1582 ईस्वी की है। प्रधान रसांत रस सर्वाधिक विकासात्मक रचना तुलसीदास की विनय पत्रिका। दोहावली 573 दोहे हैं ब्रजभाषा में। बरवे रामायण 69 छंद 7 सर्ग में लिखी गई। कवितावली 12 ईस्वी की, ठीक है। इस प्रकार सारी असाइनमेंट पूरे होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार के मैटर जानकारी के लिए कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को अच्छे समझें।